नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री न्यूक्लियस बाय एनजी। आप लोगों की डिमांड पर आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग इन कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट वी विल डिस्कस सिलेबस। सिलेबस जो है आपके बहुत सिंपल सा है, 11th में भी आप लोगों ने स्टडी किया है और फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस उससे थोड़ा सा डिटेल स्टडी है। VSEPR theory and its applications to study geometry of NH3, H2O, H3O plus, SF4, ICl4 minus, ClF3, XCF4, XCF6, ICl2 minus, VBT and its limitation। पहले VSEPR थ्योरी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनकी ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT पढ़ेंगे और उसकी लिमिटेशन देखेंगे। फिर डायरेक्शनल कैरेक्टर्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल कैरेक्टर्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक मेजर टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी करेंगे हम, उसके अंदर sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2, dsp3 विद एग्जांपल्स और उसकी जो शेप है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस, उनके बारे में हम हाइब्रिडाइजेशन के रूप में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वन टॉपिक जो आता है वो है एमओटी एंड एमओ डायग्राम्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स जो है होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड द हेटेरोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2, H2+, He2+, He2+, HHE+, Li2, Be2, B2, C2, O2 and 2, F2, O2+, O2-, O2-2, O2+2, CO and NO। इन सब का हम एमओ डायग्राम बनाएंगे और एमओ पिक्चर्स बनाते हुए इनका जो है हम स्टडी डिस्कस डिटेल में करेंगे कि इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर क्या है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हम निकालेंगे, पैरामैग्नेटिक है आइदर डायमैग्नेटिक है। लास्ट वन इज द बॉन्डिंग इन डाइबोरेन। डाइबोरेन्स में जो है 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिस्कशन के बाद हम चलते हैं टॉपिक पे। फर्स्ट में VSEPR थ्योरी शुरू करूं उससे पहले ये दो टर्म्स जो हैं जिनके बारे में हमने यूनिट का नाम रखा है केमिकल बॉन्डिंग एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, इन दोनों टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड एंड व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। देखो केमिकल बॉन्ड जिसको मैं कह देता हूं हिंदी में रासायनिक बंध या आबंध भी बोलते हैं इसको, रासायनिक बंधन या रासायनिक आबंधन। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? तो देखो केमिकल बॉन्डिंग इज नथिंग, इट इज जस्ट ए फोर्स बिटवीन टू एटम्स। हम ये कह सकते हैं रासायनिक बंध जो क्या है, एक प्रकार का बल है। कहां लगता है? दो परमाणुओं के बीच। दो एटम है, दो परमाणु है, इन दोनों परमाणुओं के बीच लगने वाला बल जो इनको बांधे रखता है, होल्ड करता है। A force which holds two atoms and form a molecule is called chemical bond। हम ये कह सकते हैं एक ऐसा बल जो दो परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है जो कि स्टेबल होता है। इस बल को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो मुख्यतः हम ये कह सकते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। उससे पहले कहने से पहले मैं ये कह देता हूं केमिकल बॉन्डिंग किसी भी एटम्स में होती क्यों है? एक ही रीजन है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। मैं ज्यादातर जब भी स्टेबिलिटी का टॉपिक आता है तो मैं आपको रिएक्शंस मैकेनिज्म में भी स्टेबिलिटी के बारे में बताता हूं। केमिस्ट्री जो है जस्ट जनरल लाइफ जो आपकी है, दैनिक जीवन जो डेली लाइफ जो है उसके जैसे ही चलती है। हम लोग भी इस वर्ड के पीछे ही भागते हैं। इंसान जो है वो भी इसी स्टेबिलिटी वर्ड के पीछे भागता है। और उसी तरह से हमारे जो केमिकल्स हैं या जिसको मैं कह सकता हूं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ऑल थिंग्स जो भी है केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी चीजें स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं। एवरीथिंग इज गोज टू अनस्टेबल टू स्टेबल, फ्रॉम अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ सब चलते हैं। कोई भी रिएक्शंस होती है तो वो भी इसका रीजन होता है, वो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ होती है। और सेम रीजन केमिकल बॉन्डिंग होने का मेन रीजन ये होता है
एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा नोबल गैस लाइक स्ट्रक्चर, नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर देते हैं। उत्कृष्ट गैसों जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए ये जो परमाणु होते हैं वो परमाणु क्या करते हैं, रासायनिक बंधन में भाग लेते हैं। रासायनिक बंधन मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द आयनिक, सेकंड वन इज द कोवलेंट एंड थर्ड वन इज द कोऑर्डिनेट। यानी कि आयनिक रासायनिक बंध, सहसंयोजक रासायनिक बंध और उप सहसंयोजक रासायनिक बंध। आयनिक बंध क्या है, सिंपल सा है, आयंस के बिटवीन फॉर्मेशन होने वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं वन थिंग इज द पॉजिटिव, अनदर वन इज द नेगेटिव। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, इस अट्रैक्शन फोर्स से स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के कारण जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस फॉर्मेशंस के कारण जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब हम कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब शेयरिंग होते हैं, हम ये कह सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं दो एटम्स और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रकार का बॉन्ड कहलाता है सहसंयोजक या कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कहलाते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, ये भी सेम चीज है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन होता है, बट शेयरिंग जो होते हैं वो अनइक्वल नंबर की होती है। हम ये कह सकते हैं अनइक्वल, असमान या विषम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब शेयर होती है तो बनने वाला बॉन्ड कहलाता है उपसहसंयोजक। इसका मतलब इसमें जो होता है एक डोनर एटम होता है जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक जो होता है ग्राही होता है, रिसेप्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसका मतलब यहाँ शेयरिंग जो है वो दोनों की इक्वलिटी के साथ नहीं हुई है। अब हम सेकंड टर्म्स है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मैंने पहले ही कह दिया, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, कि जब इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं इक्वल नंबर में, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, जब समान संख्या में इलेक्ट्रॉन साजित होते हैं, शेयरिंग होती है, तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इस बॉन्ड को कहते हैं सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो हम ये आगे कह सकते हैं ऐसे दो एटम्स के बिटवीन यदि सहसंयोजक बंध हो ए एंड ए, यानी कि जिनकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऐसे दो एटम ऐसे दो परमाणु के मध्य अगर सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करे एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करे, जिनकी विद्युत ऋणता का मान क्या हो, समान हो, इक्वल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल होने पर जो बनने वाला बॉन्ड होगा इसको कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। लेकिन यदि ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में थोड़ा सा अंतर हो, ज्यादा अंतर होने पर तो वो चला जाएगा आपके आयनिक बॉन्ड में, लेकिन कम अंतर हो तो इस प्रकार जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इस बॉन्ड को कहेंगे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। क्या कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो, यानी कि समान संख्या में इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो तो इस प्रकार जो बंध का फॉर्मेशन होता है इस बंध को कहते हैं सहसंयोजक या कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो एटम्स हैं उन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले बोथ एटम्स है और सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता का मान जब समान हो तो इस प्रकार का बंध कहलाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। लेकिन यदि समान होने पर, इक्वल होने पर, और यदि ये क्या हो अनइक्वल हो, इसका मतलब किसी एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दूसरे की तुलना में क्या हो, अधिक हो, तो इस प्रकार जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इस बॉन्ड को कहेंगे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कोवेलेंट बॉन्ड का जब निर्माण होता है तो शेयरिंग होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक भी हो सकती है,
क्योंकि इक्वल नंबर में हो रहे हैं, इक्वल नंबर में इसका मतलब A एंड B एटम्स हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। यदि ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो इस प्रकार जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो होगा सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब A एंड A के बीच में शेयरिंग के बाद एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यदि यह एक से अधिक यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करे तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो A और B के बीच में, उसको कहेंगे हम डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल जस्ट लाइक H2, ठीक है। और इसका एग्जांपल जैसे H2 Cl2 F2, इसका एग्जांपल जैसे O2। और यदि तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करे तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसको कहेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार जैसे N2 एग्जांपल। केमिकल बॉन्डिंग के एक्सप्लेनेशंस के लिए मेनली टू टाइप्स के प्रिंसिपल वर्क करते हैं। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल एंड सेकंड वन इज द क्वांटम प्रिंसिपल। इसका मतलब दो प्रकार के सिद्धांत वर्क करते हैं, दो प्रकार के सिद्धांत जो है वो कार्य करते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और सेकंड जो है वो है क्वांटम सिद्धांत। एज सच इनके नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो है वो एक ओल्ड सिद्धांत कह सकते हैं एंड द क्वांटम प्रिंसिपल, क्वांटम सिद्धांत जो है वो मॉडर्न फिजिक्स, जो क्वांटम फिजिक्स जो आती है उसके बाद दिया गया सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉनिक जो प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल्स के अंदर फर्दर टू टाइप्स के प्रिंसिपल्स की हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज द लुईस कॉसेल प्रिंसिपल एंड द सेकंड वन इज द VSEPR थ्योरी। एंड क्वांटम सिद्धांत के अंदर, क्वांटम प्रिंसिपल्स के अंदर हम टू टाइप्स के सिद्धांत की स्टडी करते हैं, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है, जिसके अंदर फर्स्ट वन इज द आता है लुईस कॉसेल प्रिंसिपल, जो 11th में हमने डिस्कस किया था, अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो भी हम बता देते हैं। लुईस कॉसेल स्ट्रक्चर्स, लुईस कॉसेल प्रिंसिपल जो है वो आपके डॉट मॉडल्स, डॉट नोटेशंस जो कहते हैं उसके बारे में बताता है। लुईस डॉट नोटेशन से लुईस कॉसेल प्रिंसिपल 11th में जैसे हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में आपके डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की जैसे शेयरिंग होती है कि A ने इलेक्ट्रॉन दिया, B ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे इसका भी हक होता है, इसके इसका भी हक होता है, इस तरह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। यहीं से निकल के आया था ऑक्टेट रूल, तो लुईस ने ही ऑक्टेट रूल दिया था और ऑक्टेट रूल्स के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल्स के आपके अंतर्गत आता है और ये केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। फिर सेकंड वन इज द VSEPR थ्योरी, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ये मेनली दिया गया था आपने सिज्विक एंड पॉवेल के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और इसको डेवलप किया गया, इसको आगे बढ़ाया गया जो था आपके गिलेस्पी एंड नाइहोम। तो सिज्विक और पोवेल ने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का VSEPR थ्योरी दी थी और गिलेस्पी नाइहोम ने इस सिद्धांत को डेवलप किया था या उसको आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट वन इज द VBT, जो VSEPR के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये जो थ्योरी है हिटलर लंदन नामक से आपके जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उनके द्वारा दी गई, और इस थ्योरी को वही सेम चीज की डेवलप करना या उसको फर्दर कुछ सुधार करके रिकंस्ट्रक्ट करके उसको आगे बढ़ाया जो था आपके हिटलर लंदन के बाद, इसको जो डेवलप किया गया या रिकंस्ट्रक्ट किया गया, जो आगे बढ़ाया था कुछ सुधार करके, वो थे आपके दो साइंटिस्ट स्लेटर एंड पॉलिंग। तो इस थ्योरी का नाम स्लेटर पॉलिंग थ्योरी भी होती है, इसी तरह से VSEPR थ्योरी को कहते हैं गिलेस्पी नाइहोम थ्योरी। फिर नेक्स्ट वन इज द MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये जो थ्योरी है वो मोलिकन एंड हुंड एंड मोलिकन या मोलिकन एंड हुंड के द्वारा दी गई थी। ये जो दोनों थ्योरी है VBT एंड MOT, ये क्वांटम प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। क्वांटम प्रिंसिपल्स क्या है? जो क्वांटम मैकेनिक्स या जिसको हम कह सकते हैं वेव मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है।
जो तरंग यांत्रिकी जो होती है उसको ये आपके फॉलो करता है। वेव मैकेनिक्स क्या है, तरंग यांत्रिकी क्या है, एक फिजिक्स की साइंस है जो कि दो इक्वेशन आती है, एक तो श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर जो समीकरण है वो, और सेकंड वन इज द प्रिंसिपल इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पाउली का जो अपवर्जन का जो सिद्धांत है, इन दोनों सिद्धांतों के ऊपर जो क्वांटम फिजिक्स को लेते हुए ये वीबीटी और एमओटी आपके वर्क करता है और केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है, जिसके अंदर हम साई फंक्शन जो है वेव फंक्शन इसकी वैल्यू निकालते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम इसके ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर देखते हैं और वीबीटी और एमओटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी जो है केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे टॉपिक होंगे, फर्स्ट वीएसईपीआर थ्योरी, फिर वीबीटी आएगा और फिर आएगा एमओटी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वीएसईपीआर थ्योरी, यानी कि वीएसईपीआर सिद्धांत। देखो वीएसईपीआर थ्योरी, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देता हूं, वो ये है, हमने जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा था अभी और दूसरा सिद्धांत पढ़ा था क्वांटम सिद्धांत, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अंदर लुईस कॉसल मॉडल था और सेकंड वन इज द वीएसईपीआर थ्योरी थी, और ऐसे ही इधर की तरफ पढ़ा था वीबीटी एंड एमओटी। देखो मेनली हम ये बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की। अब मैं ये कह रहा हूं कि कोई ए एटम है, कोवलेंट बॉन्डिंग की भी बात हो रही है, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन किसी बी के साथ शेयरिंग होगी और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। आइदर ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है, मे बी डबल बॉन्ड एंड मे बी ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तीनों में से एक हो सकता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्डिंग बनेगी, तो हो सकता है एक ही तरफ बॉन्ड हो या एक से अधिक प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो जब एक ही बॉन्ड हो या एक से अधिक प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उस समय उसकी ज्योमेट्री और उसकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री शेप, इन दोनों चीजों के बारे में मेनली जो डिस्कस करती है आपके वीएसईपीआर थ्योरी, वीबीटी एंड एमओटी। तो वीएसईपीआर थ्योरी किसी भी हम ये कह सकते हैं अणु जो होता है, मॉलिक्यूल्स जो होता है, उस मॉलिक्यूल्स के केंद्रीय परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो जोड़ों में होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जिनको कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू टाइप्स के होते हैं, वन इज द बॉन्ड पेयर एंड सेकंड वन इज द लोन पेयर। बॉन्ड पेयर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और सेकंड वन इज द लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन या अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको कहते हैं। इन दोनों की संख्या पर डिपेंड करता है कि उसकी शेप और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। दो वर्ड में काम में ले रहा हूं, शेप एंड सेकंड वन इज द ज्योमेट्री। दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, दोनों में शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस है। क्या है मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। शेप क्या होती है और ज्योमेट्री क्या होती है, पहले हम ज्योमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ज्योमेट्री किसी भी केंद्रीय परमाणु जो सेंट्रल एटम है उसमें उपस्थित बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की जो संख्या होती है उसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। और शेप क्या होती है, ओनली एंड ओनली कंसीडर टू बॉन्ड पेयर। ये तो हो गई डेफिनेशन किताबी लैंग्वेज। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, शेप और ज्योमेट्री को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2O वाटर मॉलिक्यूल्स है। इस वाटर मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम होता है ऑक्सीजन। हमें अच्छे से पता है केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, ये 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है और वी शेप में इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो पीछे जो है वो दो पैर बच जाते हैं। ये दो पैर यहाँ पे लोन पेयर कहलाते हैं और ये जो दोनों हैं उसको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। अब इस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसीडर करके मैं इसकी जो संरचना है उसका पता लगाऊं तो ये जो है स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कहलाएगी और इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। और यदि इन दोनों को हटा दिया जाए तो ये एक शेप बनती है जिसको कहते हैं वी शेप।
यानी कि दोनों स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जब ओनली वी कंसीडर बॉन्ड पेयर, जब हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को लेके हुए उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो उसको कहते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एंड जब हम डिस्कस करते हैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों को लेके तो इसको कहते हैं ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट वन इज द VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी का सिंपल सा मतलब है द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन एंड थ्योरी, अर्थात संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सिंपल सी चीज है, पहले हमें पता चलना चाहिए कि वैलेंस सेल क्या है। इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम रिपल्सन के बारे में प्रतिकर्षण के बारे में बात करेंगे। वैलेंस सेल हम अच्छे से पता है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ी है। जो एटम्स होता है बीच में सेंटर में जो होता है न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो ये ऑर्बिट होता है, ये जो शेल होते हैं, इस सेल में जो सबसे आउटरमोस्ट सेल जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इस आउटरमोस्ट सेल को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट सेल को कहते हैं वैलेंस सेल, और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ये VSEPR थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती हैं। तो VSEPR थ्योरी जो कि सिजविक एंड पोवेल ने दिया था एंड नाइहोम एंड गिलेस्पी के द्वारा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, डेवलप किया था। उन्होंने ये बताया था गिलेस्पी नाइहोम ने कि जो किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का सबसे लास्ट जो अंतिम कोश होता है, इस अंतिम कोश जिसको हम कहते हैं लास्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस सेल, संयोजकता कोश कहलाता है। और इस संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं। और इस बंध बनाने में भाग लेने वाले जो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन का जो युग्म है, इनके मध्य जो प्रतिकर्षण पाया जाता है, इस प्रतिकर्षण पर उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, उस मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करती है। वापस से बता देता हूं मैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैसे तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स है बट मैं आपको यहीं इसको कुछ क्लियर कर देता हूं। V यानी कि वैलेंस, S यानी कि सेल, E यानी कि इलेक्ट्रॉन, P यानी कि पेयर, R यानी कि रिपल्सन एंड थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी जो कि सिजविक एंड पोवेल ने दी थी और गिलेस्पी नाइहोम के द्वारा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, डेवलप किया गया था, उसको आगे उसमें कुछ सुधार किए गए थे और इसको एक्सप्लेन किया गया था। उन्होंने ये कहा कि जो किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है तो एटम्स जो होते हैं उनके एटम्स के संयोजकता कोश में उपस्थित, संयोजकता कोश क्या होता है, किसी भी परमाणु का सबसे अंतिम कोश जो लास्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज द वैलेंस सेल, ये संयोजकता कोश, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनके अंदर जो पाया जाने वाला रिपल्सन है, इस प्रतिकर्षण के ऊपर डिपेंड करेगी किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री या उसकी शेप। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, सिंपल से पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब है अभिधारणाएं। अभिधारणाएं या पोस्टुलेट्स का अर्थ है कि इस सिद्धांत में क्या क्या पॉइंट कहे गए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है, इफ देयर आर नो लोन पेयर। हमने डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर टू टाइप्स, वन इज द बॉन्ड पेयर एंड सेकंड वन इज द लोन पेयर। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड इफ देयर आर नो लोन पेयर ऑल आर बॉन्ड पेयर, यदि सारे के सारे बॉन्ड पेयर यानी कि बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म ही उपस्थित हो, कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर उपस्थित नहीं हो, तो जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी रेगुलर मैनर। क्या कहा मैंने, फर्स्ट पोस्टुलेट्स ये हो गया कि यदि किसी भी अणु में, किसी भी मॉलिक्यूल्स में सारे के सारे केंद्रीय परमाणु के अराउंड, केंद्रीय परमाणु के आसपास जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो केवल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो, कोई भी अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं हो, तो इस प्रकार की जो मॉलिक्यूल्स की जो शेप होगी, उसकी जो संरचना होगी, वो एक रेगुलर यानी कि नियमित और निश्चित होगी।
क्या मतलब सिंपल सा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं एक CH4 मॉलिक्यूल्स। CH4 मॉलिक्यूल्स का हो गया मेथेन का मॉलिक्यूल्स है। इसमें सेंट्रल एटम्स जो होता है वो कार्बन होता है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4 होते हैं। हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना दिया इसने, तो ये इस तरह से 4 हो गया HHH। तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ द VSEPR थ्योरी ये कहता है कि जब इसमें केवल और केवल सेंट्रल एटम्स के जो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, कोई लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं हो, तो ये मॉलिक्यूल्स अपने एटम को इस प्रकार से अरेंज कर दे जहां मिनिमम रिपल्सन हो, क्योंकि मिनिमम रिपल्सन होगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। क्या मतलब हुआ कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इस प्रकार से अरेंज करे कि उनके बिटवीन मिनिमम रिपल्सन हो, प्रतिकर्षण जो हो रहा है वो प्रतिकर्षण न्यूनतम रहे, क्योंकि न्यूनतम प्रतिकर्षण वाला अणु जो होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए CH4 अपने आप को टेट्राहेड्रल मैनर्स में अरेंज कर देगा, तो इसके शेप एंड इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय ज्योमेट्री, चतुष्फलकीय ज्यामिति और चतुष्फलकीय इसकी संरचना होगी, शेप होगी, इसकी आकृति होगी। तो VSEPR थ्योरी क्या कहते हैं? VSEPR थ्योरी ये कहती है, इसका फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है यदि किसी भी अणु में केवल और केवल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, कोई भी प्रकार का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लॉन पेयर उपस्थित नहीं हो, तो उस अणु की जो ज्यामिति होगी और उस अणु की जो आकृति होगी, ज्यामिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, आकृति जो होगी उस आकृति में हम ये कहेंगे इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करेगा कि उसमें रिपल्सन जो होता है वो मिनिमम रिपल्सन रहे, और रिपल्सन मिनिमम रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहेगी। पोस्टुलेट नंबर सेकंड, इफ सेकंड पोस्टुलेट ये है इफ देयर आर लॉन पेयर विथ बॉन्ड पेयर, इसका मतलब ये हो गया अगर कोई लॉन पेयर भी प्रेजेंट हो बॉन्ड पेयर के साथ, if there is a bond pair present with the there is lone pair present with bond pair यानी कि बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पे उपस्थित हो, तो इसमें आपके जो रिपल्सन होगा वो मॉलिक्यूल्स की जो संरचना है उस संरचना पर डिपेंड करेगा, और ये रिपल्सन होता है, ऑर्डर फॉलो करता है लॉन पेयर मैक्सिमम, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लास्ट वन इज द बॉन्ड पेयर। क्या बोला मैंने, वापस सेकंड पोस्टुलेट्स को रिपीट कर देते हैं, और इस ऑर्डर को क्या मतलब हुआ, इफ देयर इज ए लॉन पेयर प्रेजेंट विथ बॉन्ड पेयर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ यदि उपस्थित हो, तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ उपस्थित होने पर इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस लॉन पेयर का उस मॉलिक्यूल्स उस जो आपके अणु हैं उसकी संरचना पर इफेक्ट पड़ेगा, और संरचना पर इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो सेंट्रल एटम के आसपास जो लॉन पेयर है इनके बीच में जो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रतिकर्षण सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम, तो इनके बीच में जो प्रतिकर्षण होगा वो लॉन पेयर प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण की तुलना में, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण जो है वो बॉन्ड पेयर की तुलना में आपके क्या होता है, कम होता है। बेसिकली जो VSEPR थ्योरी है वो सबसे पहले जो एक्सप्लेन की गई थी वो इन तीन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन की गई थी। फर्स्ट वन इज द CH4 मॉलिक्यूल, सेकंड वन इज द NH3 मॉलिक्यूल्स, थर्ड वन इज द H2O मॉलिक्यूल्स। CH4 मीथेन अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, अगर इनकी हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें, कार्बन्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 हैं, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, इसमें से 3 जो है बॉन्ड बना रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, इसका मतलब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और H2O के पास भी, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 के हिसाब से हम इसमें देखेंगे 2 बॉन्ड पेयर में चले गए और 2 लॉन पेयर में चले गए, तो 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करें तो CH4 में बॉन्ड पेयर होते हैं 4, NH3 में बॉन्ड पेयर होते हैं 3, H2O में बॉन्ड पेयर होते हैं 2। इसमें अगर लॉन पेयर की बात करें तो लॉन पेयर इसमें होता है 0, इसमें लॉन पेयर हो जाता है 1, इसमें लॉन पेयर हो जाता है 2। इसका मतलब हम ये देखते हैं लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, यानी कि CH4 से NH3 से H2O की तरफ जब चल रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
नंबर ऑफ लॉन्स पेयर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब हम इसकी बात करते हैं ज्योमेट्री की, इसकी ज्यामिति क्या होगी। तो CH4 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल चतुष्फल की होती है, NH3 की ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल चतुष्फल की होती है, H2 की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल या चतुष्फल की होती है। लेकिन जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स होती हैं, इस शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स की बात करें तो CH4 की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल मैनर्स में होती है, NH3 की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल मैनर्स में ना होके पिरामिडल शेप की हो जाती है, एंड H2O की जो होती है वो V शेप की हो जाती है। इसका मतलब हम ये कहेंगे लॉन पेयर आते ही यहां पे क्या हो गया, इनकी जो शेप है वो अफेक्ट हो गई। इसका मतलब शेप सबसे ज्यादा देखो यहाँ ये टेट्राहेड्रल की टेट्राहेड्रल ही रही, क्योंकि CH4 इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। तो बॉन्ड एंगल इसमें कितना होता है 109.28 मिनट, 109 डिग्री और 28 मिनट का बंद कोण होता है आपके टेट्राहेड्रल चतुष्फल की संरचना के अंदर। पिरामिडल शेप होते ही अमोनिया में एक आ गया लॉन पेयर, 3 हो गए बॉन्ड पेयर, तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा 107 डिग्री का हो जाएगा। 160 डिग्री का होने का कारण क्या है अभी एक्सप्लेन करते हैं। और H2O में अगर बात करते हैं 2 लॉन पेयर आ गए, तो 2 लॉन पेयर आते ही ये बॉन्ड एंगल हो गया 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री का। इसका मतलब हम ये देखते हैं इधर से उधर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं CH4 से H2O की तरफ, तो बॉन्ड एंगल भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने का मेन रीजन है बिकॉज ऑफ रिपल्सन, और ये हमने ऑर्डर पढ़ा था लॉन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा। यहाँ 2 लॉन पेयर है, ये 2 लॉन पेयर एक दूसरे को अधिक रिपल करेंगे तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, तो यहाँ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होने के कारण 107 हो गया। और लास्ट वन इज द बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो इसको इन तीनों एग्जांपल्स की सहायता से इसको एक्सप्लेन किया गया था। एलपी और जो रिपल्सन होता है वो सबसे हायर होता है, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम होता है, बॉन्ड पेयर सबसे लोवेस्ट रिपल्सन होता है। और ये जो सारे के सारे क्या होते हैं, उसकी जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स है उसको अफेक्ट करते हैं। इन दोनों पोस्टुलेट्स को अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए हम ये कह सकते हैं, फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ पोस्टुलेट्स देयर आर 2 टेबल्स। तो फर्स्ट टेबल्स वही है व्हेन ओनली बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट, जब क्या हो, केवल बॉन्ड पेयर यानी कि बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट हो, उस समय डिफरेंट टाइप्स की क्या मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उनकी जो है शेप और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, सीरियल नंबर के बाद हम बात कर लेते हैं, इतनी जरूरत नहीं है, सीरियल नंबर, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नेक्स्ट वन इज द अरेंजमेंट and bond angle, and the last one is the example. Serial number 1, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में मैं बात करूंगा एक स्मॉल n की। स्मॉल n क्या है, स्मॉल n सिंपल सी चीज है, एक सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के अराउंड कितने बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट द बॉन्ड पेयर, कि केवल बॉन्ड पेयर कितने प्रेजेंट है। तो यहाँ बॉन्ड पेयर किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल की अगर शेप बनानी है, ज्योमेट्री बनानी है, तो शेप बनाने के लिए हम मैथ्स में भी सिंपल सा पढ़ते हैं, एक पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट के अराउंड अगर हम इसकी शेप बनाना चाहते हैं तो वी नीड मिनिमम 2 मोर पॉइंट्स, हमें 2 और जो है बिंदुओं की जरूरत होगी उसको मिलाने के लिए। सेम इसी तरह से किसी भी सेंट्रल एटम की बात करते हैं, उस सेंट्रल एटम के अराउंड 2 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, तभी उसकी कोई ना कोई शेप बनेगी। तो यहां बात करते हैं n इक्वल्स टू 2, जब n इक्वल्स टू 2 होता है, अभी हम इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा कैसे फर्क होता है। n इक्वल्स टू 2 होता है तो इसका अरेंजमेंट A अगर सेंट्रल एटम है तो B एंड B, दैट मींस लीनियर टाइप्स का अरेंजमेंट, लीनियर इसकी स्ट्रक्चर एंड लीनियर इसकी हम कह सकते हैं ज्योमेट्री हो जाएगी। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एग्जांपल क्या हो जाएगा BeCl2, कैसे हुआ अभी हम बात करेंगे। सेकंड n इक्वल्स टू 3, n जैसे 3 आएगा A के अराउंड B एंड B, इसका मतलब स्ट्रक्चर जो है ट्राइगोनल प्लेनर, एंड बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा BF3, कैसे हुआ वो भी एक्सप्लेन करेंगे।
3 n इक्वल्स टू 4, 4 की स्ट्रक्चर अगर ए की बात करें, बी 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 एंड बी, इट्स मीन टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। एग्जांपल CH4। फोर्थ वन की अगर इसकी बात करें, देन n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 5, तो इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी आपके TBP स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्वीप पिरामिडीय, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। बंद कोण यहां दो प्रकार का हो जाएगा, 120 एंड 90 डिग्री। यहां जो ये दो लंबवत हैं, परपेंडिकुलर्स है, वो 90 डिग्री, और ये ट्रायंगल्स के बीच में है वो 120 एंड 90 डिग्री। इसका स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करेंगे तो PCl5 इसकी हो जाएगा एग्जांपल। फिफ्थ n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 6 होते ही इसकी स्ट्रक्चर बनेगी A B B B B B एंड B। दैट मीन्स एक ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलक, अष्टफलकीय, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, SF6। लास्ट वन जो बनता है वो बनता है n इक्वल्स टू 7। n इक्वल्स टू 7 की अगर बात करते हैं हम, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बन के आता है। PBP, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, जिसमें 72 डिग्री एंड 90 डिग्री टाइप्स का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। एग्जांपल IF7। अब देखो हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं एक एक को वो प्रैक्टिकली। कैसे, सिंपल सा है। हमने बात की थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो मिनिमम 2 होंगे। इसका मतलब अराउंड हम ये बात करते हैं लीनियर स्ट्रक्चर्स बनेगा, बॉन्ड एंगल 180 होगा। कैसे होगा, सिंपल सी बात करते हैं। ये जो है मैं मान लेता हूं ये एक सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड ये एक बॉन्ड और ये सेकंड बॉन्ड, तो ये स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहा है वो हो जाएगा एक लीनियर। यानी कि ये दो एटम्स, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करें अराउंड दिस पॉइंट, इस सेंट्रल पॉइंट के अराउंड दो बिंदु मैं इस प्रकार से लगाऊं जहां मिनिमम रिपल्सन हो, और मिनिमम रिपल्सन 180 डिग्री से दोनों तरफ में है, बोथ साइड्स। तो इसकी जो स्ट्रक्चर्स हमें प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, लीनियर टाइप्स की ज्योमेट्री प्राप्त होगी 180 डिग्री। एग्जांपल क्या हो जाएगा, BeCl2। एग्जांपल कैसे BeCl2 है, सिंपल सा आपका कंसेप्ट है, एग्जांपल रटने की भी जरूरत नहीं है। दो पेयर्स होने चाहिए, इसका मतलब हमें आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल आपको अच्छे से याद है। फर्स्ट ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 11th से ही पीरियडिक टेबल याद हो जाती है, आवर्त सारणी याद हो जाती है। तो बॉन्ड पेयर जब आपके दो हो, इसका मतलब ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स क्या हो, 2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 2 किसमें होते हैं, बेटा मांगे का स्कूटर बाप रोए। इसका मतलब इसका एग्जांपल MgCl2 भी हो सकता है। ठीक है, सेम नेक्स्ट वन पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट वन की अगर बात करें तो नेक्स्ट वन में 3 का मतलब है इस A के अराउंड 3 पॉइंट अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करना। तो ये दो मॉलिक्यूल्स थे ही, ये तीसरा पॉइंट मैं यहां अरेंज कर लेता हूं इस तरह से। तो यहां बॉन्ड पेयर में थोड़ा सा रिपल्सन होगा, यहां बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, और ये आप अपने आपको एक दूसरे को इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि ये एक समतल, हम कह सकते हैं त्रिकोणीय संरचना, त्रिभुज की जैसी, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिभुज की जैसी संरचना बन जाएगी। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, समतल त्रिभुजीय, जहां बंद कोण कितना है 120, इन सब में 120 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 12 2 24 12 36, 120 डिग्री के आसपास इसमें हो जाएगा आपके। एग्जाम्पल वही सेम कंसेप्ट BF3, यानी कि ऐसे एग्जांपल्स हमें लेने हैं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 3। तो थर्ड वन वाला यानी कि जो आपके ग्रुप संख्या जो 13 है, बैंगन आलू गाजर इंथेला, BF3 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, बट AlCl3 हम इसलिए नहीं लेते हैं बिकॉज इट प्रेजेंट इन द डाइमर फॉर्म। तो BF3 BCl3 हम ले सकते हैं। नेक्स्ट वन की सिंपल सी चीज है, इस पॉइंट के अराउंड हमें एक पॉइंट चौथा और ऐड करना है। तो चौथा पॉइंट ऐड करना है तो सिंपल कंसेप्ट क्या हो जाएगा
कि यहाँ 4 पॉइंट इस तरह से रहेंगे कि ये चारों पॉइंट मिनिमम रिपल्सन पे रहे। तो देखो ये 3 इस पॉइंट पे है, तो चौथा पॉइंट में यहाँ इसको ऐड करूं। जैसे ही ये पॉइंट यहाँ ऐड होगा तो इनके रिपल्सन के कारण ये थोड़े नीचे की तरफ झुक जाएंगे और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा। और इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संरचनाएं। तो ये एक चतुष्फलकीय शेप में आ जाएगी। एग्जांपल CH4, वही कंसेप्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें 4 होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 किसमें होता है, कांसीगरेशन प्रभु कार्बन वाली जो लाइन है आपके उसमें आ जाएंगे। सिलिकॉन ऐसा Cl4 भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर्स की अगर बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल मैग्नेट्स में आपके 14 ग्रुप्स के एलिमेंट सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट n=5। अब हमने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया। अब इसी पॉइंट, इसी सेंट्रल एटम पे हमें 5वां पॉइंट और लगाना है। तो अब 5वां पॉइंट मैं कहां लगाऊंगा, जस्ट ये जो फर्स्ट मैंने जो लंब डाला था परपेंडिकुलर इसके 90 डिग्री पे यहाँ पे। तो जैसे ये 90 पे डालोगे तो ये वापस से स्ट्रक्चर इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, एक प्लेन में चले जाएंगे और ये स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाएगा। इसका मतलब ये जो शेप बन के आएगी आपको, ये 3 तो हो जाएंगे ट्राइगन और 2 इसके ऊपर पिरामिड बनाएंगे। तो ये इस स्ट्रक्चर्स का नाम हो जाएगा TBP स्ट्रक्चर्स, जिसमें ये इस तरह से त्रिभुज बन रहा है और 2 इस तरह से लंब डाले हुए हैं। इस त्रिभुज पे 90 डिग्री और ये यहाँ पे आपके 120। तो 2 एंगल होते हैं 120 एंड 90। एग्जांपल PCl5, बिकॉज 5 है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जिसमें 5 हो जाएंगे। तो 15वां ग्रुप आपके नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी मान, लेकिन नाइट्रोजन होगा नहीं बिकॉज ऑफ द, हम कह सकते हैं उसके पास डी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हो जाएंगे तो नाइट्रोजन फैमिली, लेकिन नाइट्रोजन होगा नहीं। वो इसलिए क्वेश्चन बनता भी है NCl आपके PCl5 बनता है जबकि NCl5 नहीं बनता। तो वही रीजन आ जाएगा डी ऑर्बिटल्स वाली प्रेजेंस के कारण। तो इसमें सारे के सारे PCl5 वाले ग्रुप हो जाएगा, फर्स्ट प्लस वाला ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, अष्टफलक। अब हमने इसमें और इस तरह से लंब डाल दिया। अब हमारे पास जो शेप स्ट्रक्चर में 0.6 इसी पॉइंट पे लगाना है। तो वो यही बचेगा कि मैं जो ये त्रिभुज बनाया था, इस त्रिभुज में एक चौथा पॉइंट इस तरह से अरेंज करूं। चौथा जैसे ही ये इस तरह से अरेंज होगा तो ये फोर्थ अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे और 2 परपेंडिकुलर है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके क्या बन जाएगी, ये बनेगी एक ऑक्टाहेड्रल, जिसमें इस तरह का जो है ये 4 अपने आप को अरेंज कर लेंगे और 2 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। ऑल आर 90 डिग्री। और एग्जांपल इज द SF6। इसका मतलब 6 ऑर्बिटल्स। तो इसमें वही 16 ग्रुप, ओम शांति से टिपो, ऑक्सीजन होगा नहीं, सल्फर से शुरू होगा। तो इन सब के एग्जांपल यहां से हो जाएंगे। सेवंथ वन, अब हमने इसमें ये 2 लंब डाल दिए। तो नेक्स्ट वन एक और अरेंज करने के लिए सीधा है, इसमें एक और इसी जो त्रिभुज से 4 हुए, 4 से अब 5 में एक और ऐड किया। तो ये बन गया पेंटागन बाइपिरामिडल। इसका मतलब PPP स्ट्रक्चर्स। P का मतलब है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें। 7 के लिए हैलोजन्स ग्रुप IF7 ICl7 इस तरह से इसके हो जाएंगे। तो ये एक रेगुलर ज्योमेट्री की मैंने एक टेबल बना दी है, जिसमें बहुत सिंपल से हो गए। n=2 से शुरू होगा, जिसमें लीनियर बनेगा बिकॉज ऑफ द मिनिमम रिपल्सन एंड द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो यहाँ 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा और एग्जांपल BeCl2 हो जाएगा, MgCl2 हो गया। एग्जांपल सीख गए आप कैसे लेने हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हम उसके एग्जांपल पीरियोडिक टेबल से कोई भी बना सकते हैं। n=3 लेते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाता है, बॉन्ड एंगल 120 हो जाता है। n=4 लेते हैं तो टेट्राहेड्रल मैग्नेट्स में होता है 109 एंड 28 मिनट हो जाता है। n=5 लेने पर ये आपको TBP स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड एंगल जो है 120 एंड 90 डिग्री 2 टाइप्स के हो जाते हैं। n=6 लेने पर जो ये अपने आप को अरेंज कर देता है ऑक्टाहेड्रल मैग्नेट्स में, और ऑक्टाहेड्रल्स में बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। n=7 लेने पर ये अपने आप को अरेंज कर देता है PPP स्ट्रक्चर्स में, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में। 2 टाइप्स के बॉन्ड एंगल होते हैं, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। 72 डिग्री वही पेंटागन्स के बीच में सारे 72 डिग्री और ये जो होता है 90 डिग्री।